हाय एवरीवन, वेलकम टू द फाइनल लेक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद हम वैसे विल स्टार्ट विद पोस्ट इंडिपेंडेंस। उसके अप्रॉक्सीमेटली 6-7 लेक्चर होंगे। सो विल ट्राई टू बी कंटिन्यूस, राइट। सो इन टुडेज लेक्चर विल स्टार्ट विथ डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, जो भी डेवलपमेंट हुई थी ब्रिटिश एम्पायर में, उसके बारे में विल डिस्कस कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, इसके अंदर आपका जो फर्स्ट टाइम इनेबलमेंट था कि प्रेस फर्स्ट कहाँ कब स्टार्ट हुई, उसके बारे में विल डिस्कस, राइट। फर्स्ट न्यूज़पेपर जब पब्लिश हुआ था उसके बारे में विल डिस्कस। देन सेकेंडली विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉलोनिज्म इन प्रिंसली स्टेटेड। इन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे क्या क्या स्ट्रैटेजी थी ब्रिटिश एम्पायर की। ईस्ट इंडिया कंपनी आया, कैसे इक्वालिटी के लिए फाइट हुआ, फिर रिंग ऑफ फेंस, इसके अंदर जो बफर जोन क्रिएट करा ब्रिटिशर्स ने, राइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फेज ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, इसके अंदर तुम्हारा जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था दैट विल डिस्कस, राइट। एंड आफ्टरवर्ड्स फेज ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन दैट विल डिस्कस। सो दीज आर सब पार्ट्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉलोनिज्म ओनली, जो कि प्रिंसली स्टेट्स में ब्रिटिशर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू अचीव करा था। ठीक है, फेज ऑफ इक्वल फेडरेशन की मतलब एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कॉन्सेप्ट की, वो कैसे अचीव करने का ट्राई करा था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा कंटेक्स्ट पढ़ेंगे। बट येस, ओवरऑल जो मेन टॉपिक है वो आपका यही है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉलोनिज्म। ठीक है, फर्स्ट प्रेस, देन सेकेंड कॉलोनिज्म, थर्ड इज योर डिफरेंट पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मूवमेंट इन 20th सेंचुरी। मतलब इसके अंदर तुम्हारा जो यूपी किसान सभा था उसके बारे में विल डिस्कस, राइट। एंड देन मोपला रिबेलियन, कॉजेस, रीजंस, जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। देन राइज ऑफ लेफ्ट इन इंडिया, ठीक है, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, उसके बारे में बात करेंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है, ट्रेड यूनियंस का सिग्निफिकेंस, क्या क्या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, कैसे इम्पैक्ट था, रीज़न क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन द कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ इंडिया, जिसके अंदर फिक्की के बारे में डिस्कस करेंगे, FICCI, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री वुड बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे वेरी फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका अरुणा आसिफ अली, राइट। देन यू हैव लक्ष्मी सहगल, तो उनके बारे में हम बात करेंगे, राइट। एंड दैट विल क्लोज आवर मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश, ठीक है, एम्पायर। तो अभी इसमें फंडा क्या है कि जो इसमें वैसे कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बट जो कॉन्टेक्चुअल चीज़ें हैं वो ये हैं कि प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कब आया था। दैट केम इन 1557 एट गोवा। जो पोर्तुगीज़ थे वो लाए थे सबसे पहले, राइट। तो ये वाला हेडिंग डाल लेना, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो 1557 में गोवा बाय पोर्तुगीज, ठीक है, ये लेके आए थे सबसे पहले। एंड अकॉर्डिंगली दे स्टार्टेड मतलब उनका जो प्राइमरी रोल था, दे यूज्ड टू पब्लिश लिटरेरी वर्क। ठीक है, वहाँ से जो प्रिंटिंग प्रेस था उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, राइट। Important thing to notice कि over the period of time the very first newspaper published in India was Bengal Gazetteer by James Augustus Hickey। जो पहला न्यूज़पेपर था, first newspaper that published in India was Bengal Gazetteer, ठीक है, by James Augustus Hickey। ठीक है, वहाँ से फिर इसकी कहानी शुरुआत हुई। देन अब लिखना स्टार्ट कर लो, बिकॉज इसमें पॉइंटर्स के हिसाब से लिखेंगे, राइट। तो ये कंटेक्स्ट था। इसके बाद जो लॉर्ड वेलेस्ली का क्या अप्रोच था, देन जॉन एडम्स का क्या अप्रोच था, देन लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस, चार्ल्स मेटकैफ, उसके बारे में हम आगे लिखेंगे। तो राइट डाउन द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन के हेलो पहला पॉइंट लिख लो। तो राइट डाउन, बिगिनिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया हैपेंड इन 1557 एट गोवा बाय द पोर्तुगीज, full stop. They used to publish literary work, full stop। ठीक है,
इसी के अंदर नेक्स्ट राइट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज बंगाल गैजेटियर बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी इन 1780. ठीक है, तो ये वाला जो था दिस वाज इन 1780. पहला जो था वो 1557 में था गोवा. देन फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज इन 1780 बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी नेम्ड एज बंगाल गैजेटियर. ठीक है. सेकेंड, right from the beginning Britishers tried to curb the freedom of press in India. ठीक है. In continuation you write, Wellesley came up with the Press Censorship Act. Wellesley came up with Press Censorship Act. देखो, ब्रिटिशर्स का प्राइमरी रीज़न क्यों प्रेस को कंट्रोल करने का था, तुम आज के टाइम पे इसे रिलेट कर सकते हो. जितना ज़्यादा मासेस अवेयर होंगी अबाउट द मतलब the wrongdoings by the Britishers and how a foreign company or the people or foreign people came to India, started ruling us. ठीक है, उतना ही जो कॉमन मैन है उसको नॉलेज, जितनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी ना उतनी ज़्यादा उसको सही और गलत के बीच का जो मार्जिन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा. मतलब जितना ज़्यादा बंदा पढ़ता है ना उतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है. तो प्रेस के थ्रू जो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे या जो भी रेवोल्यूशनिस्ट थे, दे वर ऑलवेज ट्राइंग टू ignite that thought process in the mind or in the thought of the masses. ठीक है, तो प्राइमरी रीज़न बस इतना ही था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल अवेयर ना हो कि क्या सही है क्या गलत. इसीलिए जो सेंसरशिप थी वो ज़रूरी थी. बिकॉज जो न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, जो आर्टिकल्स आते थे, जो मैगजीन्स आती थी, उसके अंदर यूजुअली जो क्रिटिक्स थे वो हमेशा अगेंस्ट थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ के. बिकॉज दे वर वेरी मच अवेयर कि व्हाट आर द रॉन्ग डूइंग्स दैट द ब्रिटिशर्स आर डूइंग. ठीक है, ये कंटेक्स्ट है. अब इसके आगे जो भी पॉइंट्स लिखाऊंगा वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है. ठीक है, तो वेलेस्ली प्रपोज द प्रेस सेंसरशिप एक्ट. ये लिख लो. आई विल रिपीट दिस पॉइंट. वेलेस्ली केम अप विद द प्रेस सेंसरशिप एक्ट एंड एज पर दिस एक्ट नो न्यूज़पेपर कैन पब्लिश एनी आर्टिकल अबाउट द ब्रिटिश विदाउट देयर परमिशन. ठीक है, न्यूज़पेपर can't publish anything about British. ठीक है, without their permission. Next you write, in 1823 John Adams enacted Press Regulation Act. ठीक है, इसके बाद 1823 John Adams he enacted Press Regulation Act. ठीक है, according to which the law maintained that any article published against the British authority will lead to the confiscation of press and its property. ठीक है, ये वाला जो था वेलेस्ली का, इसके अंदर बिना किसी ब्रिटिश परमिशन के कुछ भी आप पब्लिश नहीं कर सकते इन द न्यूज़पेपर. प्रेस रेगुलेशन एक्ट में ये था कि प्रेस और प्रेस जो भी आपके मटेरियल है वो सीज हो जाएंगे इफ़ यू राइट एनीथिंग अबाउट द ब्रिटिश. मतलब अगेंस्ट ब्रिटिश में कुछ भी पब्लिश करा तो सारी चीज़ें कन्फिस्केट हो जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, दिस वाज सेकंड पॉइंट. थर्ड, ऑल द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन इंडियन प्रेस वर रिलीज्ड बाय चार्ल्स मेटकाल्फ इन 1835. ठीक है, तो ही केम एज अ मतलब हीरो कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब थोड़ा जिसने लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू रखा, चार्ल्स मेटकाल्फ इन 1835. He came to be known as the liberator of Indian press. ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि who was known as the liberator of Indian press. ठीक है, now fourth, ये लिख लिया ना क्योंकि ये मिटाने वाला हूँ. ठीक है, जो भी आज की क्लास का कंटेंट है. फोर्थ, all the relaxation given to Indian press was abolished by Viceroy Lytton. ठीक है, फिर आए Viceroy Lytton. ठीक है, with his Press Vernacular Act in 1878 through his Vernacular Press Act. ठीक है, ये आए 1878 में. he enacted Vernacular
प्रेस एक्ट। अब इसके जो प्रोविजंस थे वो अभी हम लिखते हैं, बट वर्नाकुलर का सिंपल मतलब ये होता है कि जो लोकल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज या कह लो नेटिव लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रोविजंस लिख लो। प्रोविजंस ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, 1878, ठीक है। इसका जो था एस, इसमें लिख लो पॉइंटर लगा के। एज पर द प्रोविजन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज गिवन द पावर टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ ऑल वर्नाकुलर प्रेस अंडर हिज जुरिस्डिक्शन, ठीक है। डीएम के पास पूरी पावर थी टू ओवरव्यू ऑल फंक्शनिंग ऑफ vernacular under his jurisdiction, ठीक है। इसी में नेक्स्ट में लिख लो, he was allowed to seize the property and articles of the press। इसमें एक इसी का ऐसे अलग से लिख लेना, इसी के अंदर प्रोविजन में, ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस इट केम टू बी नोन एज द गैगिंग एक्ट ऑफ प्रेस। गैगिंग, GAGGING, गैगिंग एक्ट ऑफ प्रेस, ठीक है। गैगिंग का मतलब पता होना चाहिए आपको, गला घोटने वाला जो एक्ट होता है, कि मतलब यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है। तो गैगिंग एक्ट ऑफ प्रेस उसके प्रोविजंस के थ्रू कंक्लूड करा गया था, राइट। वाइसरॉय लिटिल वाला लिख लिया, 5th पॉइंट में लिख लो। फाइनली इन 1882 वाइसरॉय लॉर्ड रिपन रिपेल्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो 1882, 4 साल बाद, लॉर्ड रिपन abolished द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। 1878 में आया, कौन लाया, लिटन लाया, हटाया किसने, रिपन ने हटाया, ठीक है। नेक्स्ट राइट, ये दिस वाज 5th, राइट, छोटा सा पॉइंट था, ज़्यादा बड़ा नहीं। 6th यू राइट, इन ऑर्डर टू चेक द स्वदेशी मूवमेंट ब्रिटिशर्स इनेक्टेड फॉलोइंग एक्ट्स। 2 एक्ट इम्प्लीमेंट करे थे, ठीक है, इन ऑर्डर टू कर्ब योर स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कर्ब करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 2 एक्ट इनेक्ट करे थे। द नंबर 1 वाज द न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908। द न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट, भड़काना, टू ऑफर एक्ट ऑफ 1908, ठीक है। तो न्यूज़ ये था, और इसके साथ यू हैव इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ, इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910, ठीक है। ये 2 एक्ट इम्प्लीमेंट करे थे टू कर्ब द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। इसके 6 पॉइंट के अंदर ही लिखो, आफ्टर राइटिंग दीज 2 एक्ट्स विच वर इम्प्लीमेंटेड टू रिस्ट्रिक्ट स्वदेशी मूवमेंट, इसी के नीचे लिखो, बोथ द एक्ट्स वर ऑपरेशनल इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी ये 2 एक्ट कंटिन्यू थे, तो एनसीएम के टाइम पे भी थे। नेक्स्ट राइट, इसी के अंदर 6 पॉइंट के अंदर, फाइनली इट वाज रिपील्ड इन 1925 ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ तेज बहादुर सप्रू। ये 2 एक्ट थे, ये 1925 में रिपेल्ड हुए by the efforts of तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। 1925 में 1878, 1882 क्रोनोलॉजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। 1878, देन 1882, 1925, 1908, 1910, राइट। इसी के अंदर लास्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 वाज इनैक्टेड टू रिस्ट्रिक्ट द नेशनलिस्ट आइडिया, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मतलब आप देख सकते हो कि स्वदेशी मूवमेंट, देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आगे जाके क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके टाइम पे भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी।
तो हेयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में प्रेस इमरजेंसी एक्ट, प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 was implemented to restrict nationalist idea. ठीक है, so this was the 6th point. Write down 7. After independence, Objectional Matter Act. After independence, Objectional Matter Act was passed in 1951. Wait. ठीक है, नेक्स्ट राइट, इसी के बाद वाला लिख लो. आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट वॉज पास्ड एंड इन 1951 ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. ठीक है, एक छोटा सा एक्ट लिख लो उसके बारे में. दैट इन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट, ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट was passed after independence. ठीक है, which was repelled after the objection, which was repelled in 1951 after the objection of all India newspaper editors, all India न्यूज़पेपर एडिटर्स एसोसिएशन लिख लो, ग्रुप कह लो, कुछ भी लिख लो. ठीक है, नेक्स्ट राइट. सो दिस इज 6th 7th राइट. इसी में आगे कंटिन्यू कर लो. दे ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर GS राज्याध्यक्ष. They constituted a committee under the leadership of GS राज्याध्यक्ष and on its recommendation the act was repealed. ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज करा था ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स ने, एंड अंडर द चेयरमैनशिप कह लो दिस एक्ट ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट वाज रिपेल्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशन. ठीक है, एंड इवेंचुअली द फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज रिस्टोर्ड. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर जो प्रेस का इवोल्यूशन हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. राइट, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग. Different stages of colonialism. Different stages of colonialism in princely state. ठीक है, इसके अंदर ए करके लिखना. पहला, you have your East India Company struggled for equality with princely states. EIC स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी, मतलब टोटल जो हेडिंग है वो ये है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कोलोनिज्म इन प्रिंसली स्टेट. उसके अंदर पहला जो पार्ट है इसका भी हम क्रोनोलॉजी बनाएंगे पूरा. ठीक है, तो जो पहला प्रीफेस है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी विथ प्रिंसली स्टेट्स, और जो टाइमलाइन है वो इसकी है 1714 टू 1765, 1740 से 1765 तक. ठीक है, A1 करके लिखो. फर्स्ट यूरोपियन कंपनी टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज द फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स. ठीक है, तो जो इंटरनल मैटर्स में सबसे पहले इंटरफेयर करा था जिसने, इंटरनल मैटर इंटरफेरेंस वाज फर्स्ट डन बाय
फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स। ठीक है, इसी स्ट्रेटजी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड और एक एफिशिएंट मैनर में यूज करके जो प्रिंसली स्टेट से उनके साथ अपना रिलेशन स्टैब्लिश करा था। तो नेक्स्ट पैरा में लिखना दिस प्रेसिडेंट PRECEDENT, मतलब पता है ना, प्रेसिडेंट मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ, उसकी बिगिनिंग जो हुई फर्स्ट टाइम। द प्रेसिडेंट सेट बाय द फ्रेंच वॉज बेटर फॉलोड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, फुल स्टॉप। Using this strategy, they quickly changed their subordinate position to that of equal to Indian princes after the Battle of Buxar and Treaty of Allahabad. ठीक है, तो Battle of Buxar and which was followed by the Treaty of Allahabad. ठीक है, अब बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ था वो पता होना चाहिए अभी तो, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस करा था। इट वाज बिटवीन मुनरो, ब्रिटिश की साइड से मुनरो था, वर्सेस शाह आलम II, ठीक है, शुजाउद्दौला एंड मीर कासिम। ठीक है, बंगाल इलाहाबाद के मतलब कलेक्टिव थे शाह आलम, शुजाउद्दौला एंड मीर कासिम। वो लिख लेना, पहले की क्लास में डिस्कस करा हुआ है, वो वीडियो देख लेना जाके। ठीक है, so this next you write it resulted into getting the rights of revenue collection which was like any other princely state. ठीक है, इससे जो दीवानी राइट्स मिले थे बंगाल में, that enabled ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, to act like any other princely states. Right, write down the second phase as phase of ring fence. So this was A1 के अंदर पूरा लिखा। now ring of fence B, this was A. B you had ring of fence, this was from 1765 to 1813। इसमें वैसे बेसिकली कुछ है नहीं। रिंग ऑफ फेंस का मतलब ये है कि जो मेन टेरिटरी थी, जैसे ये ब्रिटिश की मेन टेरिटरी थी, एंड दे नो दैट दे हैव अ थ्रेट फ्रॉम डिफरेंट रीजन। लेट्स से जो सेंट्रल एशिया की तरफ से जो थ्रेट था, ठीक है, इट इज़ ग्लूमिंग। तो ब्रिटिश व्हाट दे यूज टू डू, अपनी मेन टेरिटरी को सेफ रखने के लिए दे ऑलवेज यूज टू हैव अ बफर जोन। ठीक है, तो अगर यहाँ से इन्वेजन हो रहा है तो ये एक बफर जोन होता था, राइट। और इस बफर जोन को मेंटेन करने के लिए दे यूज टू फॉलो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, इसके में कुछ नहीं है। जो भी इस रीजन के रूलर्स होते थे या किंग होते थे, राइट, ब्रिटिश यूज टू डिप्लॉय सम ऑफ इट्स सोल्जर्स और आर्मी इन दिस रीजन, जिसका जो एक्सपेंस था वो वहाँ का रूलर और किंग ही बेयर करता था। एंड फॉर ब्रिटिश दिस रीजन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, यूज टू एक्ट एज अ बफर जोन। ठीक है, यहाँ से लिख लो बफर जोन। ठीक है, लिख लो इसके बारे में, डायग्राम से समझ में आ गया ठीक, वरना मैं लिखवा दूंगा तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इन दिस यू राइट बी रिंग ऑफ फेंस, ब्रिटिश अथॉरिटी created a buffer zone. British authority created a buffer zone around their political territory, around their political territory to protect themselves from the external as well as from the large Indian powers. To pursue this full stop, to pursue this objective, Wellesley started subsidiary alliance system. किसने स्टार्ट करा था? वेलेस्ली ने, तो वो नाम लिख लो। वेलेस्ली started subsidiary alliance system। ठीक है, write down C. So this was all about B, छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं था। C is your phase of subordinate isolation, phase of subordinate isolation। ठीक है, ये था तुम्हारा 1813 to 1857 टिल द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
1813 to 1857, राइट। अब इसमें क्या था, इन दिस राइट विद द अराइवल ऑफ हेस्टिंग्स सेकेंड, मतलब वॉरेन हेस्टिंग नहीं, दूसरा वाला, ब्रिटिशर्स ट्राई टू एस्टैब्लिश द पैरामाउंटसी इन इंडिया। हेस्टिंग्स टू, आई थिंक एग्जैक्ट नाम वाज मार्किंग हेस्टिंग्स, करके नाम चेक कर लेना, मार्किंग हेस्टिंग्स, एक बार वेरीफाई कर लेना, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो इसके आने के बाद ना व्हाट ब्रिटिश ट्राई टू डू, दे ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर पैरामाउंटसी, राइट, पैरामाउंटसी इन इंडिया, मतलब सुपीरियर पावर एस्टैब्लिश करने का स्टार्ट करा एम, ठीक है। नेक्स्ट राइट, ही हेस्टिंग्स टू signed separate and sacred agreements with the princely states, not on the basis of the equality but by claiming that the British authority is paramount and supreme. Next right, the most frequent use of tool to isolate the Indian power was the doctrine of lapse, ठीक है। तो यहाँ पे doctrine of lapse, अब ये doctrine of lapse हमने पहले भी पढ़ा, but just to give you an idea, जो लीनिएज होती है, इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू ब्लड, देन ब्रिटिश हैव द राइट टू कैप्चर और टेक द होल किंगडम और द प्रिंसली स्टेट्स अंडर देयर रूल, ठीक है। मतलब फंडा वही था कि जो रानी लक्ष्मीबाई के संग जो रिवोल्ट हुआ था, वो यही था कि जो ब्लड का लीनिएज नहीं था, ठीक है। आई थिंक इट वॉज अ अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, वो चेक कर लेना, but this was the reason given by the Britishers when they tried to occupy Jhansi, ठीक है। So doctrine of lapse is that tool which was used by the Britishers, right। तो C के बाद D लिख लो, phase of subordinate union, ये आइसोलेशन है, ठीक है। now phase of subordinate यूनियन, यहाँ पे 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसके बेसिस पे जो क्राउन रूल था वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुआ, तो यहाँ पे यूनियन वाला वर्ड आ गया, ठीक है। बिकॉज 1857 के बाद तुम्हारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो डायरेक्टली जो भी पावर्स वगैरह थी वो कन्वर्ट हो गई थी तुम्हारे क्राउन रूल पे, ठीक है। तो 1857 1935 लॉन्ग पीरियड, बिकॉज 1935 में तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, तो वहाँ पे दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दिस यू राइट, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश क्राउन maintained that there would be the end of policy of annexation and British crown will directly assume the power in India, obviously। मतलब एनेक्सेशन जब वाला जो प्रोसेस था वो बंद हो गया एंड जो क्राउन था वो रूल करेगा अब इंडिया पे ऑन बिहाफ नहीं, मतलब इन प्लेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट राइट, मोर ओवर क्वीन विक्टोरिया अज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1876, एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1876, ठीक है। सो विच वॉज नोन एज काइजर ए हिंद 1876, काइजर ए हिंद, KAISER/I हिंद, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा एस्ट्रिक मार्क करके लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। काइजर ए हिंद इज अ कॉमन टर्मिनोलॉजी फॉर द विक्टोरिया, मतलब क्वीन विक्टोरिया एंड महात्मा गांधी। द बेसिक डिफरेंस इज दिस इज अ टाइटल, क्वीन विक्टोरिया के केस में काइजर ए हिंद इज अ टाइटल, TITLE, ठीक है। बट इन केस ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी दिस इज अ मेडल, ठीक है। तो ये मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखना इसको। काइजर ए हिंद क्वीन विक्टोरिया के जो मामले में जो काइजर ए हिंद था वो टाइटल था, ठीक है। और महात्मा गांधी के टर्म्स में इट वाज अ मेडल, ठीक है। साउथ अफ्रीका की बात है, पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हम, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट राइट, in 1921
चेंबर ऑफ प्रिंसेस was created to provide a common platform to discuss the problems of princely states. ठीक है, चेंबर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, वो प्रिंसेस लेडी वाला प्रिंसेस नहीं है, प्रिंसेसेस जो प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंस थे उसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म था टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर प्रिंसली स्टेट्स. सो आई विल रिपीट दिस पॉइंट. इन 1921 चेंबर ऑफ प्रिंसेस was created to provide a common platform to discuss the problems of princely states. Next, right, we are still in D only, right? तो पैरा चेंज करके लिखना. In 1927, Butler Commission was appointed to streamline the relationship between British Crown and princely states. ठीक है, तो 1927 में बटलर कमीशन आया. में चेंबर ऑफ प्रिंसेस, दिस इज 1921. देन 1927 you had your Butler Commission to streamline the relationships between Crown and princely states. इसको streamline करने के लिए ठीक है. So this was all about your phase of subordinate union. Now fifth, give heading as phase of equal federation. So this is D, then you have E, phase of equal federation. देख रहे हो, isolation, then union, then equal federation. This was around 19, ठीक है, 1935. इसमें लिखो, as per the Government of India Act 1935, a federation was to be created, but the rulers of princely states rejected it and it never became operational. ठीक है, देखो सिंपल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी हम पढ़ चुके हैं, उसके प्रो और कॉन्स में पहले जाके वीडियो देख लेना. उसमें फंडा यही था कि जो फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट था उसको डिसॉल्व कर, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसोल्यूशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वो नीडेड. बट वाई इट वॉज नॉट परस्यूड, बिकॉज द प्रिंसली स्टेट्स थे, दे नेवर रियली वॉन्टेड टू गिव अवे देयर पावर्स. ठीक है, अब उस चीज़ को अंडू करने के लिए द मासेस और द कॉमन मैन और द पीपल इन दोज प्रिंसली स्टेट्स, उनका रिवोल्ट करना ज़्यादा ज़रूरी था फॉर द बेटर कॉज और फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ द इंडिया. ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट्स डिजॉल्व हुई उसमें ऑब्वियसली फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन जाता है फॉर द अवेकनिंग, बट जो मासेस का इन्वॉल्वमेंट था एंड हाउ दे यूनिफाइडली प्रोटेस्टेड, दैट वाज द मेजर कॉज. राइट, तो उस फेज से जाने से पहले जो हमारा जो फर्स्ट टाइम इनिशिएशन था वो रिजेक्ट ही हुआ था फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन. ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया, इसमें सेकंड लिख लो. राइट फ्रॉम 1920s द मास मूवमेंट स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, in this regard they created their first political organization named as States People Conference. States People Conference 1927. ये जो स्टैब्लिशमेंट, ये जो था स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, दिस वाज स्टैब्लिश्ड बाय ग्रुप ऑफ, मतलब जो रूलर्स कह लो, प्रिंसेस कह लो, किंग कह लो ऑफ दोज प्रिंसली स्टेट्स कमिंग टुगेदर फॉर्मिंग इन 1927 नेम्ड एज स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, अब ये किसके, मतलब इसमें कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स भी थे, वो नाम लिख लो. बलवंत राय था एक, तो बलवंत राय, देन यू हैव ML कोठारी एंड GR अभयंकर. ML कोठारी and GY अभयंकर. ठीक है, next right, this was in 1927. next in 1929 during the Lahore session of Congress, Jawaharlal Nehru proposed to merge the movement in princely states with the mainstream movement, but it was not accepted. ठीक है, 1929 का जो कांग्रेस सेशन था वहाँ पे
सॉरी लाहौर में जो कांग्रेस सेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू मतलब प्रपोज करा था, जवाहरलाल नेहरू प्रपोज दैट जो प्रिंसली स्टेट्स में जो मूवमेंट है और जो नेशनल लेवल पे मूवमेंट है दैट शुड बी मर्ज, बट दैट कॉमन प्रोविजन वाज रिजेक्टेड बाय दिस ठीक है। तो मूवमेंट एट प्रिंसली स्टेट्स प्लस नेशनल मूवमेंट टुगेदर वाज रिजेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट राइट, in 1939 Nehru was appointed as the president of All India State People Conference in the session of Ludhiana, Congress session of Ludhiana, so as to merge the national movement in princely states with the mainstream movement, and it was merged during the Quit India movement, ठीक है। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ये जो प्रपोजल था वो मर्ज हुआ। कहाँ मर्ज हुआ? लुधियाना के कांग्रेस सेशन में जो प्रपोजल था वहाँ एक्सेप्ट हुआ, लुधियाना कांग्रेस सेशन, ठीक है। और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में इम्प्लीमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट QIM, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं आपने, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा, अभी तक आपको पता हो जानी चाहिए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर जो कॉलोनिज्म था ब्रिटिशर्स का, उसके जो सब पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स में पूरा डिवीजन था, कैसे क्या कब क्यों अचीव करने का ट्राई करा, दैट इज़ ऑल रिटन एक्सप्लेन। बुक रेफर करोगे सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, बट यस मेंस के हिसाब से जो नरेट करा है, जो डिक्टेट करा है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से भी हैं, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के बन सकते हैं, राइट। जैसे तुम्हारा कैसर हिंद वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट। देन बटर कमीशन का सिग्निफिकेंस, राइट। वो सारी चीज़ें पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आसान लगेंगी। ये तो नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है। दोनों तरफ का मिटा दिया बिकॉज बार बार मिटाना पड़ रहा है। Peasant organization and movement in 20th century. Peasants organization and movement in 20th century, ठीक है। इसके अंदर पहला लिखो यूपी किसान सभा, UPKS, ए करके लिख लो, 1 करके लिखो, कुछ भी लिखो, ए UPKS, उत्तर प्रदेश किसान सभा, ठीक है। इसमें लिखो इट वॉज फाउंडेड इन 1918, ठीक है। फाउंडर यू हैव गौरी शंकर मिश्रा, देन यू हैव इंदिरा नारायण द्विवेदी, देन मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इसमें आगे लिखो इट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। नेक्स्ट यू राइट दे वांटेड टू हाईलाइट द ग्रीवांसेस ऑफ पीजेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। नेक्स्ट यू राइट आफ्टर द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट some of the leaders of UP Kisan Sabha wanted to support non-cooperation movement which led to the division and creation of अवध किसान सभा, ठीक है। कुछ लोग उसमें थे, मतलब ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल वे में एक्सेप्ट करने के लिए आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन नहीं करना था, राइट। बट सम वर वेरी मच फाउंड ऑफ ज्वाइनिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हेंस द डिवीजन हैपेंड। और जो यूपी किसान सभा था इट गॉट ब्रेक, इट मतलब उसका एक सब कैटेगरी बन के आया, डिवीजन ओके, विच वॉज नेम्ड एट अवध किसान सभा, ठीक है। So the last point I am repeating, after the launch of non-cooperation movement, some of the leaders of the UP Kisan Sabha wanted to support non-cooperation movement, which led to the division and creation of Awadh Kisan Sabha in 1920, which with the leaders like Gauri Shankar Mishra, Jawaharlal Nehru, Baba Ram Chandar, ठीक है, इतने नाम काफ़ी है। अवध किसान सभा, राइट, 1920। फाउंडेशन जो इसकी थी यूपी किसान सभा की 1918, ठीक है। रीज़न मतलब जो इनका टारगेट था वो था ग्रीवांसेस रिजॉल्व करने थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, बट
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे सम ऑफ द लीडर्स वांटेड टू जॉइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट सम वर अगेंस्ट इट बिकॉज दे वर लुकिंग टू अचीव देयर टारगेट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वे. द डाइवर्जन और द division caused a creation of Awadh Kisan Sabha back in 1920, right? This was all about your UP Kisan Sabha. Next you write Eka movement. B. Eka movement. इसमें लिखो during the period of non-cooperation movement, peasant mobilization became very active in some of the district of UP like हरदोई. यूपी के ही है, मतलब यूपी ने काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करी हैं, पर्सनैलिटीज़ आए हैं काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरीज फ्रॉम यूपी, राइट. सो पीजेंट मोबिलाइजेशन बिकेम वेरी एक्टिव इन सम पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी लाइक हरदोई, बहरीच, सीतापुर. ठीक है. नेक्स्ट राइट अंडर दिस ओनली एका मूवमेंट अ लोकल लीडर मदारी पासी इनिशिएटेड द एका मूवमेंट. तो फाउंडर में लिख सकते हो मदारी पासी, MADARI initiated the Eka movement. Next you write this movement was against the high rate of taxes extracted by the British authority. Next you write people from all the section of the society participated and took resolve of river Ganga to not pay the illegal amount. गंगा मैया की कसम वाला सीन है, ठीक है. रिवर गंगा विच इज स्टिल, मतलब जो आज के टाइम पे भी काफ़ी सेक्रेड मानी जाती है, राइट. उसकी कसम खा के दे वर वेरी मच अगेंस्ट पेइंग द एक्स्ट्रा टैक्सेस चार्ज बाय द ब्रिटिश. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट एका मूवमेंट. द फाउंडर वाज मदारी पासी. यूपी में स्टार्ट हुआ. क्यों स्टार्ट हुआ? हाई टैक्स रेट्स, राइट. सी मोपला रिबेलियन. मोपला रिबेलियन. तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा कम्युनल भी था, बट उसके पीछे जो रीजंस थे वो लेजिटिमेट भी थे. ठीक है. तो इट्स अ मिक्स बैग ऑफ बोथ, बट ऑब्वियसली जो मास किलिंग होती है, तो नेटिव पीपल हु गेट किल्ड, एनी सच एक्टिविटी इज़ वेरी मच अ ब्लैक स्पॉट ऑन आवर हिस्ट्री, राइट. तो मोपला रिबेलियन, I believe it was one of such incidents, right. So in this you write it took place in 1921 in Malabar area of Kerala. 1921 Malabar area of Kerala. ठीक है. Next right, the Muslim peasants were heavily affected by the heavy rent collected by the British authority through Hindu zamindars known as polygars. ठीक है. तो पीजेंट्स थे मुस्लिम्स, पीजेंट मुस्लिम थे, एंड जो रेंट कलेक्ट होता था दैट, मतलब ऑब्वियसली ब्रिटिश कलेक्ट करते थे, बट थ्रू हिंदू जो ज़मींदार थे विच वर मेनली द हिंदूज नेम्ड एज पॉलीगर्स. तो पीजेंट्स व मुस्लिम, ज़मींदार्स तुम्हारे थे हिंदू विच वर नोन एज पॉलीगर्स. ठीक है. ब्रिटिश इनके थ्रू ही कलेक्ट करते थे, बट ऑब्वियसली द बैड boy will be the zamindar who is taking the rent from the peasant, right. Even though the zamindar is giving a hefty share of the collected tax to British, but yes, ground पे कौन बुरा बन रहा है? जमींदार, right. I'm not defending anything, but yes, जमींदारों के काम ही ऐसे थे, पिटने लायक. तो it is what it is, right. So they were known as polygars. इसके आगे लिखो थर्ड पॉइंटर इसके अंदर, when मोपलाज मतलब ये जो मुस्लिम्स पीजेंट थे, दे वर नोन एज, ठीक है. when मोपलाज refused to pay the illegal rent, people of मोपला कह सकते हो, right. when मोपलाज refused to pay the illegal rent, Britishers arrested their priest leader named as Ali Musaliar. ठीक है. who was their priest. ठीक है. full stop. A rumor spread that not only the Ali Musaliar has been arrested,
a rumor spread that not only the Ali Musaliar has been arrested but also the famous mosque of Mumrat was also destroyed. ठीक है, obviously rumor spread हुई कि भाई not only he is arrested but a very famous mosque named as Mumrat was destroyed. मतलब rumor था, ठीक है. So this two collective action कह लो, misunderstanding कह लो, rumor कह लो, this ignited a communal violence. ठीक है. Next, right, Moplas organized a revolt against Moplas organized a revolt under the leadership of Kun Hamid Haji. ठीक है. Kun Hamid Haji, he started the revolt and they started to attack on Hindu polygars. Next, right, the Mopla rebellion, which started as an agrarian crisis, took communal overtone in the later phase. ठीक है, तो ये प्राइमरी वो थे. अब ABC, राइट. इसके बाद ना इसके बाद 1 2 3 लिख लो, बिकॉज ये इंट्रोडक्शनरी पार्ट था. अब बीच में जो इंसिडेंट हुए उसमें कोई ऐसे प्राइमरी फोकस ग्रुप नहीं थे, बट जो ट्रांजिशन था उसके बारे में कुछ पॉइंटर्स लिख लो. अंडर दिस ओनली पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन में मूवमेंट इन 20th सेंचुरी, ABC करके लिखा, मोपला रिबेलियन तक लाइन खींच दो एक ऐसी. उसके बाद गिव 1 एंड राइट डाउन. आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, peasant mobilization became very active in many parts of the country. Full stop. Next, you write, in Surma Valley of Assam, Karuna Sindhu Roy. Surma Valley of Assam, very famous. Karuna Sindhu Roy. Karuna Sindhu Roy. Organization established the organization a peasant movement in 1935. Next, you write, in 1935 Utkal Kisan Sabha of Orissa organized a peasant movement under the leadership of Malti Chaudhary. ठीक है, तो सूरमा वैली, करुणा सिंधु रॉय. देन नेक्स्ट वाज योर उत्कल किसान सभा organized by Malti Chaudhary in Odisha. Malti Chaudhary, Odisha. ठीक है, so this was 1 2 करके लिख लो. In 1945 Congress Working Committee abolished landlordism in India. 1945 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लैंडलॉर्डिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो अबॉलिश कर दिया. मतलब फॉर देम इट इज़ नॉट नो लॉन्गर अ वैलिड टर्मिनोलॉजी, राइट. इसी के नीचे लिखो सेकंड के अंदर, इन 1946 बख्श मूवमेंट, BAKSHT, बख्श मूवमेंट. Baksh movement started from Bihar under the leadership of Sahajanand Saraswati. Baksh movement was started under the leadership of Sahajanand Saraswati. कहाँ से स्टार्ट हुआ? बिहार. ठीक है, लीडरशिप में इनके साथ साथ साजन सरस्वती के अलावा यू हैव करियानंदन शर्मा एंड राहुल संस्कृतायनन. ठीक है, लिख देता हूँ, थोड़ी टफ स्पेलिंग है, वेट. करियानंदन Sharma and Rahul Sanskrita
ठीक है, 3 फाउंडर्स थे, लिख लो। नेक्स्ट राइट बख्श लैंड, मतलब जो बख्श मूवमेंट है उसमें जो बख्श की जो टर्मिनोलॉजी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में लिख लो। Bucks land were those land which occupying occupancy tenant, बख्श लैंड वो वाली लैंड है विच ऑक्यूपेंट और ऑक्यूपेंसी टेनेंट कह लो, कुछ भी कह लो, ऑक्यूपेंसी टेनेंट हैव लॉस्ट टू जमींदार मोस्टली ड्यूरिंग द डिप्रेसिव ईयर बाय द वर्च्यू ऑफ नॉन पेमेंट, मतलब नॉन पेमेंट के बेसिस पे जो टेनेंट की और ऑक्यूपेंट की जो लैंड थी वो जो ज़मींदार को मतलब लॉस्ट हो गई या जो देनी पड़ती है नॉन पेमेंट के टर्म्स में, उसको बक्स लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ABC हमने लिखा था राइट, एका मूवमेंट, मोपला रिबेलियन, फिर एक लास्ट लिख लो तिबागा मूवमेंट, ABCD करके लिख लो। तिबागा मूवमेंट, सॉरी 1946, तिबागा मूवमेंट लिखो इसमें। तिबागा मूवमेंट स्टार्टेड इन बंगाल 1946, ठीक है, 1946 में स्टार्ट हुआ। तिबागा दैट मीन्स 1/3, ठीक है, वर्ड से पता लग रहा है। वेयर पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे इलीगल अमाउंट enforced by the Britishers and they maintain that they will pay only the 1/3 of the rent. Next you write Tibaga movement was the most organized peasant movement before the independence. ठीक है, सबसे ज़्यादा it was the most organized peasant movement before इंडिपेंडेंस। ठीक है, नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग। ये था आपका पूरा पीजेंट्स का जो रिवोल्ट था या जो ऑर्गेनाइजेशन था उनका एस्टेब्लिशमेंट। गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज राइज ऑफ लेफ्ट इन इंडिया, राइज ऑफ लेफ्ट इन इंडिया। लेफ्ट का मतलब इधर आपका सोशलिज्म और कम्युनलिज्म से भी है, जो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो कहाँ कैसे क्या हुई वो सब आएगा इसमें। ठीक है, तो राइट डाउन First, socialism started to take shape in India in the third decade of 20th century. Full stop. The greatest initial representative of the socialist thought in India was Jawaharlal Nehru. Next, right. In 1934, Congress Socialist Party was created within Congress due to the efforts of J. Prakash Narayan, Acharya Narendra Devi, and Minu Masani. ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी was established by J. Prakash, J.P. Narayan, right? Then Acharya Narendra Dev, then मीनू मसानी। ठीक है, इसके अंदर छोटा सा हेडिंग अब वैसे लिख लो, कम्युनिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये थोड़ी बात सोशलिस्ट की हो गई, सोशलिज्म की। अब यहाँ कम्युनिज्म के बारे में बात होगी। ठीक है, इसमें लिखो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया was formed in 1920 by M.N. Roy in Tashkent. CPI कब आई? 1920 में by M.N. Roy in Tashkent.
ठीक है। अब इंडिया में कब आई? द फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ दिस पार्टी, नेक्स्ट राइट, द फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ दिस पार्टी इन इंडिया वॉज मेड बाय सत्यभक्त इन 1924 एट कानपुर। तो इंडिया के अंदर जो फॉर्मल अनाउंसमेंट थी दैट हैपेंड इन 1924 कानपुर, बाय हुम? सत्यभक्त। ठीक है, सीपीआई और इंडिया के अंदर ये इंडियाज अनाउंसमेंट। ठीक है, अब इसमें इसी के अंदर लिख लो, अदर कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ा लिख लो। ठीक है, इसी के नीचे थर्ड पॉइंट में अदर कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें 1 लेबर स्वराज पार्टी ऑफ आईएनसी, लेबर स्वराज पार्टी ऑफ आईएनसी, इनके बारे में लिखो। इट इंक्लूडेड लीडर्स लाइक मुजफ्फर अहमद, काजी नजरुल इस्लाम एंड हेमंत कुमार सरकार। ठीक है, दिस वाज 1। और इसी में अदर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सेकंड यू हैड वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी ऑफ इंडिया 1928, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी ऑफ इंडिया 1928। ठीक है, इसमें लिख लो, इट वॉज क्रिएटेड बाय द मर्जिंग ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज। ठीक है, ये कब क्रिएट हुई? बिकॉज ऑफ द मर्जिंग ऑफ हुम? मर्जिंग ऑफ कांग्रेस स्वराज पार्टी ऑफ बॉम्बे, कांग्रेस स्वराज पार्टी ऑफ बॉम्बे। Then you have कीर्ति किसान पार्टी ऑफ पंजाब, कीर्ति किसान पार्टी ऑफ पंजाब, PB is Punjab, then here it is Bombay, and third is लेबर किसान पार्टी ऑफ केरला मद्रास, लेबर किसान पार्टी ऑफ मद्रास। ठीक है, तो वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी ऑफ इंडिया 1928 3 पार्टीज के साथ कंपाइल्ड होकर बनी थी, बॉम्बे, पंजाब एंड मद्रास की पार्टीज। राइट, रीजनल पार्टीज ही हैं ऑब्वियसली, जब लार्जर गुड में आएंगी तो एक यूनिफाइड पार्टी बनी थी 1928 में। राइट, ठीक है, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के जो ऊपर वाला पॉइंटर था ये सोशलिस्ट हमने डिस्कस करा, देन कम्युनिस्ट करा। अब एक फ्रेश पॉइंटर के संग स्टार्ट करो। फ्रॉम द बिगिनिंग ब्रिटिशर्स वर अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। ठीक है, कम्युनिज्म खत्म हो चुका है, तो अब हम कॉन्ट्ररी पॉइंट के संग कुछ और स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग ब्रिटिशर्स वर अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। ठीक है, एंड इवेंचुअली दे स्टार्टेड सेवरल कॉन्स्पिरेसी केसेस टू अरेस्ट द कम्युनिस्ट लीडर्स। ठीक है, कम्युनिज्म के अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, सो इवेंचुअली दे स्टार्टेड मल्टीपल कॉन्स्पिरेसी केसेस अगेंस्ट द कम्युनिस्ट लीडर। So conspiracy cases against communist leaders। ठीक है, because the Britishers were against the communist party, तो इसके अंदर A करके लिखना। The very first is your पेशावर conspiracy case of 1922, पेशावर conspiracy case 1922। then B you have Kanpur Bolshevik conspiracy case 1924, Kanpur Bolshevik conspiracy case of 1924। ठीक है, इसके अंदर अंडर दिस
Kanpur Bolshevik conspiracy case. 4 prominent leaders were arrested. They were named as S.A. Dange, Muzaffar Ahmad, Nalini Gupta, and Shaukat Usmani. Sorry. तो इसमें 4 prominent leaders were arrested. S.A. Dange, Muzaffar Ahmad, Nalini Gupta, and Shaukat Usmani. ठीक है. सो ए बी सी लिखो. मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस. सो कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस हो गया. सी लिखो. मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस. मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1929. ठीक है. ठीक है. इन दिस 32 लीडर्स वर अरेस्टेड इंक्लूडिंग द ब्रिटिश कम्युनिस्ट. इसके अंदर, इसमें तो 4 थे, 4 लीडर्स. इसके अंदर 32 लीडर्स वर अरेस्टेड इंक्लूडिंग ब्रिटिश कम्युनिस्ट. एंड नेम्स वर, ब्रिटिश कम्युनिस्ट के नेम थे फिलिप प्रैट, लेस्टर हचिंसन, देन बेन ब्रैडली. ठीक है. ये ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे. एस्टिक मार्क कर रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. राइट. कौन 3 थे, किधर थे, किस कॉन्स्पिरेसी केस में थे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है. तो कॉन्स्पिरेसी केस वाले पॉइंटर के बाद एक नया लिखो पॉइंटर. In 1934, Communist Party of India was declared illegal. Full stop. At the beginning of World War II, Communist Party of India declared it as an imperialistic war. But when Hitler attacked Communist Russia, they declared it as People's War. Irony है. ठीक है. Next, right? They started to support British, and in turn, it was declared legal party of India. मतलब इवेंचुअली सीपीआई ने कभी भी इंडियन जो कॉजेज थे उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था. एंड इवेंचुअली दे वर ऑलवेज द सपोर्टिव ऑफ ब्रिटिश, बट स्टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस दे वर डिक्लेयर्ड लीगल पार्टी ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड सीपीआई, इसमें एस्टिक लिख लेना, सीपीआई डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट. सीपीआई डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है. डिब्बे में बना के एस्टिक मार्क कर लेना. ठीक है. एग्जाम्पशन है एक तरीके का. नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस. ठीक है. इसमें पॉइंटर्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है. फर्स्ट पॉइंटर, द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज क्रिएटेड इन 1853 एट बॉम्बे. कॉटन मिल 1853 बॉम्बे. ठीक है. देन सेकेंड इज अ फर्स्ट जूट मिल 1855 इन रिशरा कैलकाटा. जूट मिल 1855 रिशरा कैलकाटा. ठीक है. नेक्स्ट राइट. द फर्स्ट जर्नल अबाउट द वर्कर्स राइट वॉज श्रमजीवी. जर्नल था. ठीक है. जर्नल वॉज श्रम जीबी. श्रमदान कहते हैं ना, तो श्रमजीवी, और आंदोलन जीवी आजकल बहुत चल रही है, तो श्रमजीवी.
The first journal about the workers' right was Shramjeevi, written by Shashipada Banerjee in 1870. This was written by Shashipada Banerjee. This was in 1870. And the second journal was Deen Bandhu, written by M.N. Lokhande in 1880. So first was Shramjeevi, the second was Deen Bandhu. Written by M.N. Lokhande. In 1880. ठीक है, तो श्रमजीवी was written by Shashipada Banerjee 1870. Then Deen Bandhu was written by M.N. Lokhande back in 1880. ठीक है. Next, right. M.N. Lokhande also created the first worker organization known as the Bombay Mills. Sorry, not Hills, Mills. Apologies. So we are under the development of trade union in India, right? So after this third, write down. M.N. Lokhande also created the first workers organization known as Bombay Mills and Mills Hand Association in 1891. M.N. Lokhande, he created first workers organization known as Bombay Mills and Mill Hands Association. Mill Hands Association 1891. ठीक है. Next, right. In 1920, under the leadership of Lala Lajpat Rai, All India Trade Union AITU Congress was created. 1920, under Lala Lajpat Rai LLR, AITU was established. ठीक है, AITU कांग्रेस. इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना. After 1930, division started happening in All India Trade Union Congress, as one faction wanted affiliation from the Moscow-based international organization, ठीक है, and another faction wanted affiliation with Geneva-based international organization, ठीक है. As result, it got divided into Red Trade Union and All India Trade Union Federation. One was related to Moscow and another was Geneva. ठीक है. तो 1930 में AI ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में दरार आनी स्टार्ट हो गई, डिवीजन या कह सकते हो डिवीजन आना स्टार्ट हो गया. वाई? बिकॉज एक जो फैक्शन ऑफ ग्रुप था, इट वांटेड एन एफिलिएशन विथ मॉस्को बेस्ड इंटरनेशनल ग्रुप, ठीक है, एंड अनदर वांटेड जेनीवा बेस्ड affiliation with, both wanted affiliation, ठीक है. One wanted Moscow based international, one wanted affiliation with Moscow based international group and another wanted affiliation with Geneva based international group. Hence division happened, ठीक है. एंड इट गॉट डिवाइडेड इनटू रेड ट्रेड यूनियन, जो मॉस्को वाला था ये आ गया आपका नोन एज रेड ट्रेड यूनियन, ठीक है. एंड अनदर वाज नेम्ड एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन. दिस वाज जेनीवा and this was Moscow, ठीक है. रेड ट्रेड यूनियन मॉस्को, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन जेनीवा. लास्ट पॉइंट, in 1938, due to the efforts of Acharya
Narendra Deb and JP Narayan, both the organization were again merged. ठीक है, so they again got merged in 1938 by the efforts of Acharya Narendra Deb and Jayaprakash Narayan. ठीक है, give the next heading, capitalist class of India. Capitalist class of India. Capitalist class of India. ठीक है, इसमें लिखो capitalist class started to emerge in India during the course of national movement. Next, right? Swadeshi movement gave huge importance to the cotton textile industry and the iron industry. ठीक है, कॉटन प्लस आयरन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस में मिली? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली स्वदेशी मूवमेंट में. स्वदेशी मूवमेंट पता होगा, बंगाल डिवीजन के टाइम का, राइट? तो अभी तक पता हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो रिवीजन करो. ठीक है, नेक्स्ट, राइट? ड्यूरिंग World War One also domestic manufacturing sectors such as cotton benefited from the decline of British goods. Next, right? Moreover, at this time, ailing Tata Steel industry was given a lifeline by the British through the Mesopotamian rail wagon project. ठीक है, टाटा स्टील उस टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी. टाटा स्टील was struggling at that time and they got a lifeline by the British through a rail project named as Mesopotamian rail wagon project. Next, right? Both Swadeshi and non-cooperation movement were not supported by the major capitalists of India. ठीक है, next, right? After the non-cooperation movement, capitalist class decided to create their own organization in 1927 and named as FICCI. ठीक है, capitalist class ने 1927 capitalist class created their own organization named as FICCI. ठीक है, FICCI full form is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. ठीक है, ये established हुआ 1927 में by the capitalist class coming all together and forming an organization named as FICCI, which is termed as Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. Next, right? Important leaders of FICCI were Purushottam Das Tandon, J.D. Birla, ठाकुर दास, जॉन मथई. ठीक है, इसमें छोटा सा पॉइंट लिख लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ FICCI. ऑब्जेक्टिव ऑफ FICCI. ठीक है, इसमें ए नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मासेस, सी फाइनेंशियल एंड मोरल सपोर्ट टू नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. ठीक है, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ FICCI. नेक्स्ट, फाइनली इन 1944 कैपिटलिस्ट केम विद बॉम्बे प्लान where they pledged extensive support to corporatization of banks, industries and financial institution. ठीक है, तो कैपिटलिस्ट came together in 1944, came up with Bombay Plan. ठीक है, in which they pledged for the corporatization of banks, industries and financial
institutions, banks, industries and financial institutions. ठीक है, 3 कैटेगरी के अंदर बॉम्बे प्लान आया. इंपॉर्टेंट है, बीच में पूछा जा सकता है तो देख लेना. ठीक है, सो दिस वाज योर कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ इंडिया. पॉइंटर्स हैं पूरे, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है. ठीक है, गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल. आवर लास्ट टॉपिक एंड आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे एज वेल एज द लास्ट टॉपिक ऑफ द होल मॉडर्न हिस्ट्री. नेक्स्ट से अपन वो स्टार्ट करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है, नेहरू एरा, शास्त्री एरा, वॉर, 1962 वॉर. ठीक है, emergency, all those things will cover in that portion, right? तो अभी फाइनल हेडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल. कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करेंगे. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड ऑल. ठीक है, फर्स्ट मतांजनी हजरा, MATANGINI हजरा. ठीक है, ब्रैकेट में ऑल्सो नोन एज गांधी बुरी, गांधी बुरी. ठीक है, इसमें लिखो अबाउट हर, प्लीज राइट. शी वॉज एन ओल्ड लेडी फ्रॉम बंगाल हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन civil disobedience movement. Next to write, she was jailed for the first time for the breaking salt law. Next to write, she organized the procession of 6,000 people during Quit India movement at Tamlok where she was shot dead by the Britishers. ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है, कॉमन पीरियड्स हैं. ठीक है, वो लिख सकते हो. देन सेकेंड यू राइट कनकलता बरुआ, कनकलता बरुआ, एक है बीरबाला. ठीक है, एक है बीरबाला. इनके बारे में लिखो. शी वॉज फ्रॉम गोमपुर असम, GOMPUR. शी वॉज फ्रॉम गोमपुर असम. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट. शी वॉज 17 years old when she organized a Quit India procession, but she was shot dead by the Britishers. So one of the youngest, only 17 years old. 17 years old when she organized the procession and eventually unfortunately was shot dead by Britishers. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लक्ष्मी सहगल. लक्ष्मी सहगल, प्लीज राइट. शी वॉज वन ऑफ द कैप्टन ऑफ रानी झांसी रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. सुभाष चंद्र बोस के टाइम की बात है. ठीक है, कैप्टन ऑफ रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. ठीक है, नेक्स्ट है शी वॉज ऑल्सो ट्रायल एंड इम्प्रिजेंट ओनली टू बी रिलीज आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, जो INA इंडियन नेशनल आर्मी और इंडियन रॉयल नेवी के जो ट्रायल्स हुए थे उसमें शी वॉज कन्विंस्ड, राइट. शी वॉज कैप्चर्ड एंड देन इम्प्रिजेंट. ठीक है, टिल इंडिपेंडेंस. तो शी वॉज कैप्टन ऑफ रानी झांसी रेजिमेंट. ठीक है, नेक्स्ट राइट कमला देवी चट्टोपाध्याय, थर्ड फोर्थ कमला देवी चट्टोपाध्याय. ठीक है, अबाउट हर राइट. शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एजुकेटर एंड cultural activist. Next you write, she participated in both civil disobedience movement and Quit India movement. ठीक है, तो Quit India movement and civil disobedience दोनों में पार्टिसिपेट करा. ठीक है, नेक्स्ट राइट. आफ्टर इंडिपेंडेंस शी वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण एंड पद्म विभूषण. ठीक है, तो शी वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण and
पद्म विभूषण, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट फिफ्थ, यहाँ लिख लेते हैं अरुणा आसिफ अली। तो फोर्थ तक लिख लिया था यहाँ पे, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिफ्थ इज योर अरुणा आसिफ अली, ठीक है। अबाउट हर यू राइट फर्स्ट पॉइंट, शी वॉज born as अरुणा गांगुली and was married to आसिफ अली in 1928. Born as अरुणा गांगुली and married आसिफ अली in 1928, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, शी taught at गोखले मेमोरियल स्कूल कैलकाटा, गोखले मेमोरियल स्कूल कैलकाटा, taught, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, शी पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह, civil disobedience movement, and on 9th August 1942 she hoisted Indian flag at Govalia Tank to mark the beginning of Quit India movement, ठीक है। She participated in salt satyagrah, then civil disobedience movement, ठीक है। and on 9th August 1942 she hoisted Indian flag at Govalia Tank to mark the beginning of क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाई, बिकॉज इसकी वजह से 1942 में जो इंडियन नेशनल फ्लैग फर्स्ट टाइम होस्ट हुआ वो गोवलिया टैंक में हुआ था। आई थिंक दिस वाज इन महाराष्ट्र, वेरीफाई कर लेना एक बारी, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट अबाउट हर ओनली, शी वॉज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी एंड कांग्रेस रेडियो, ठीक है। अंडरग्राउंड एक्टिविटी एंड कांग्रेस रेडियो, ठीक है। फिफ्थ, सिक्स्थ यू राइट सुचेता कृपलानी, ठीक है। अबाउट हर यू राइट, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट शी वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वी आर राइटिंग अबाउट सुचित्रा कृपलानी, ठीक है। सो वी आर एट सिक्स्थ पॉइंट हेयर, कंफ्यूज मत करना, दिस वाज फिफ्थ, ठीक है। सो अबाउट सुचित्रा कृपलानी, राइट डाउन, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट शी वाज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी एंड कांग्रेस रेडियो। नेक्स्ट यू राइट, शी वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन CM ऑफ एनी इंडियन स्टेट, विच वाज यूपी। फर्स्ट CM female of any state, which was UP, 1963 to 67, ठीक है। सुचित्रा कृपलानी। लास्ट सेवन, सरोजनी नायडू, ठीक है। शी वॉज फेमसली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। Famous poem about Sarojini Naidu, please write down. The famous poem by Sarojini Naidu is
बाजार ऑफ इंडिया, ठीक है, द वेरी फेमस पोएम, बाजार ऑफ इंडिया in English language. Next you write, she actively participated in all the national movements. And next you write, she became the first Indian woman president of Congress in 1925 and also the first woman governor of Indian state, which was UP from 1947 to 1949. ठीक है, तो she participated in all movements, ठीक है. She became the president of Congress, first woman Indian president of Congress, Indian woman, and post independence the first governor in the sense female woman, कुछ भी कर लो, governor of UP from 1947 to 1949. With this, our modern history is complete, closed and done. ठीक है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, लेक्चर पढ़ना है, कहीं से जो भी करना है पढ़ सकते हो. जो भी पॉइंटर्स लिखवाए हैं वो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, रेफरेंस ले सकते हो. इट विल इवेंचुअली हेल्प यू. स्टैंडर्ड बुक रेफर करोगे, लेक्चर नोट्स पढ़ोगे तो कंक्रीट हो जाएंगी सारी कॉन्सेप्ट्स, आंसर राइटिंग वगैरह, ठीक है. सो रेफर इट इफ यू लाइक इट, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विथ पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है. एंड टू जस्ट टू गिव यू एन हाईलाइट, इन पोस्ट इंडिपेंडेंट व्हाट विल गोना डू इज, so we'll discuss about the different eras. Nehru era, Shastri era, then you have Indira Gandhi era, right? Rajiv Gandhi post 1990s, then you मतलब post 1990s में discuss करेंगे पोखरण, कारगिल, then VP Singh government, right? So we'll start with from Nehru era, जिसमें integration of princely state will discuss, right? And that will discuss the special cases, Junagadh, हैदराबाद, ट्रेवनकोर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, लद्दाख, कश्मीर वैली, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस, राइट. एंड डिफिकल्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ बॉर्डर एरियाज, दैट विल डिस्कस, राइट. एंड आफ्टरवर्ड्स वही इंडिया चाइना वॉर 1962, ऑब्जेक्टिव, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, everything we'll discuss. So approximately 6 to 7 lectures, and we'll be closing post independence, ठीक है. इन वेट पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका अप्रॉक्स 6 to 7 लेक्चर्स में हो जाना चाहिए. वेट अ मिनट, या 6 लेक्चर, ठीक है. पंजाब क्राइसिस, K2 प्लान वगैरह वो सब हम देख लेंगे, ठीक है. सो विद दिस वी आर डन विद मॉडर्न हिस्ट्री. बाकी के सब्जेक्ट्स विल पिक इन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. शेयर करो, कमेंट करो इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, क्वेरीज, राइट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.